इतना कम लड़का क्यों भाई? गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड इवनिंग। सो शाइलू, दीपक कुमार। शाइलू कहाँ से हो? यस सर। हाँ, कहाँ से हो आप? कौन सा कॉलेज से? सर NIT अगरतला। दीपक कुमार। दीपक। आमिर हुसैन। यस सर। आप कहाँ से हो? कौन सा बिहार। कॉलेज? NIT अगरतला। NIT अगरतला ना? यस सर। एंड सूरज, सूरज कहाँ से हो? NIT अगरतला सर। ओके, दीपक कुमार। Deepak, you are mute. So you are. Can you tell me from which college? Anyways, चलो ठीक है, हम शुरू करते हैं। आप लोगों का हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? बॉयलर, है ना? आज मैं आपको एक स्कीम दिखाता हूँ बॉयलर का पहले, तो थोड़ा सा आइडिया बनेगा और फिर आगे चलेंगे, है ठीक है? और AFBC बॉयलर से शुरू करते हैं। What is AFBC boiler? Do you know what is fluidization? What is AFBC? Any idea? AFBC बॉयलर बोलने से क्या समझ में आता है? फ्लूइडाइजेशन क्या है? फ्लूइडाइजेशन फ्रूट की तरह कुछ होगा सर, मतलब फ्यूल के तौर पे। फ्लूइडाइजेशन चलो समझाते हैं। जाओ, बढ़िया से समझना चीज को। देखो, फ्लूइडाइजेशन ये एक तरीका है जिस यू कैन से इट इज अ टेक्निक टू बॉन्ड द फ्यूल। ठीक है, हम क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज कर रहे हैं कोल, कोयला यूज कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि कोल में क्या क्या चीज होता है, ये सारी बातें थोड़ा बहुत हमने देखा था, है ना? अब इस कोयला को जो हम जलाएंगे, जलाने के लिए हमको, कंबशन के लिए हमको कुछ टेक्निक्स यूज करना पड़ेगा, सो दैट योर एयर फ्यूल रेशियो मेंटेन्स, अच्छे से बर्न हो सके, कंप्लीट कंबशन हो, बहुत सारी बातें आती है ना। तो फ्लूइडाइजेशन क्या है कि अगर आप पकड़ लो, एक ग्रिड है, एक मैश है, और इस टाइप के जाली है, और उसके ऊपर अगर आप रेत रखते हो, सैंड भर देते हो, और नीचे से अगर आप एयर पास करते हो, हवा, तो क्या करेगा? ये हवा जो है उसके साथ जो आपका सैंड पार्टिकल्स है ना, वो उड़ेगा, है ना? ये उड़ेगा हवा के साथ। और अगर आप इस सैंड पार्टिकल्स को गर्म कर देते हो, हॉट, मेक इट हॉट, कितना हॉट? इसका इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा, जो कोयला है, कोयले का इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा अगर इस बालू का टेम्परेचर हुआ, तो द मोमेंट द कोल विल बी एंटरिंग टू दिस फर्नेस, ये जल जाएगा, है ना? और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइडाइजेशन बोलते हैं। सो फ्लूइडाइजेशन इज द टेक्निक। क्या टेक्निक? इन व्हिच द स्टैटिक बेड स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए फ्लूइड। स्टैटिक बेड क्या? कि हम बेड के ऊपर क्या रख रहे हैं? सैंड या बैड मटेरियल बोलेंगे। तो अगर आप इसके ऊपर बालू रख देते हो, सैंड भर देते हो, और फिर इसको इस तरीके से नीचे से हवा देते हो कि वो उड़े, खेले, then the bed starts behaving like a fluid and we call it fluidization। आप समझते हैं कि कैसे काम करता है, क्या होता है इसको? ठीक है, सबसे पहले
एएफडीसी बॉयलर का जो मेन पार्ट है उस पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले जो पार्ट आया अपने सामने वो क्या है, यार बॉक्स। ये यार बॉक्स क्या है, इसके अंदर हवा आएगा एंड देन यार बॉक्स के ऊपर रहेगा आपका फर्नेस। ठीक है, यार बॉक्स के ऊपर लगा हुआ है फर्नेस। फर्नेस से जो फ्लू गैस निकलेगा वो जाएगा आपके इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर से होते हुए वो फ्लू गैस कहाँ जाएगा, आपके यार प्रीहीटर पे जाएगा। यार प्रीहीटर से ईएसपी में जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर से ये लगेगा आईडी फैन में, और आईडी फैन से चिमनी से निकल जाएगा फ्लू गैस। तो ये जो पाथ है यहाँ से शुरू होके कि हवा आया, यार आके यार बॉक्स के थ्रू होते हुए यार बॉक्स में हवा रहेगा और वो फर्नेस के अंदर जाएगा और यहाँ पे कंबशन होगा। कंबशन के बाद क्या होगा, यहाँ पे डेफिनेटली फ्लू गैस बनेगा। वो फ्लू गैस जो है वो पहले जाएगा इकोनोमाइजर में, इकोनोमाइजर से होते हुए जाएगा यार प्रीहीटर में, यार प्रीहीटर से निकलेगा और वो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर में, जहाँ पे डस्ट जो है, जो ऐश है, वो ऐश कलेक्ट हो जाएगा और प्योर गैस जो है, हॉट गैस, उसको आईडी फैन खींच के चिमनी से निकाल देगा। तो ईएसपी का काम क्या हुआ, ईएसपी इज योर डस्ट कलेक्टर। ईएसपी इज योर डस्ट कलेक्टर, वो ऐश को पकड़ लेगा। एयर प्रीहीटर का काम क्या है, इसका काम है जो इनकमिंग एयर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो बॉयलर के अंदर जाएगा उसको गर्म करेगा, गर्म करके देगा। गर्म कैसे करेगा, जो हीट मेरा वेस्ट हो रहा था उसी वेस्ट हीट से मैं हवा को गर्म कर दे रहा हूँ। इकोनोमाइजर क्या है, इकोनोमाइजर है जहां पे पानी गर्म होगा। पानी जो बॉयलर के अंदर जाएगा वो बॉयलर के अंदर जाने से पहले यहाँ पे प्री हीट हो जाएगा, और फर्नेस को क्या है, इसके अंदर आग जलेगी तो मेरा स्टीम बनेगा। अच्छा जी, और क्या है, और हमको देखने को मिलेगा एक स्टीम ड्रम, जिसके अंदर आपका स्टीम भी रहेगा और पानी भी रहेगा। तो इसी स्कीम को बढ़िया से समझते हैं। सो देखो एयर बॉक्स के अंदर देखते हैं कि कैसा होता है। एयर बॉक्स को अगर खोलोगे तो ये पकड़ लो, एयर बॉक्स है। एयर बॉक्स हम पकड़ रहे हैं कि 4 कंपार्टमेंट का एयर बॉक्स है। एयर बॉक्स को कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सो 4 कंपार्टमेंट का एयर बॉक्स है। तो हमको पता है ना एयर बॉक्स में हवा कहाँ से आएगा, एयर बॉक्स में हवा आएगा आपका एफडी फैन से। एफडी फैन कौन सा फैन था, फोर्स ड्राफ्ट फैन, जो एटमॉस्फेयर से हवा लेके एयर बॉक्स के अंदर दे रहा हूं। अच्छा जी, तो ये लगा दिए हमने एफडी हेडर से, डक्ट लाइन बना के हमने एयर बॉक्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा कि एयर बॉक्स को के अंदर हम पूरा टोटल जो एयर बॉक्स है उसको अलग अलग कंपार्टमेंट में, अलग अलग चैम्बर्स में डिवाइड करेंगे, आइसोलेट करेंगे, ठीक है। सो एयर बॉक्स इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स। आप कोई भी एएफडीसी बॉयलर उठाओ तो वहां पे आपको जाने से पता चलेगा ये 3 कंपार्टमेंट का है, 4 कंपार्टमेंट का है, 5 कंपार्टमेंट का है। तो ये डिवीजन कहाँ पे होता है, एयर बॉक्स के अंदर होता है। उसके बाद क्या है, पकड़ लो कंपार्टमेंट 1, कंपार्टमेंट 2, कंपार्टमेंट 3, कंपार्टमेंट 4। नाउ ये चारों कंपार्टमेंट में जो हवा जाएगा ना, तो ऑल द कंपार्टमेंट्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। इसको देखो पार्टीशन किया हुआ है, मतलब इस कंपार्टमेंट 1 नंबर का जो एयर है वो 2 नंबर पे नहीं जाएगा, 2 नंबर का जो एयर है वो 3 नंबर पे नहीं जाएगा, वो आइसोलेटेड है, एक एक बक्सा है, पकड़ लो बॉक्स। अच्छा, अब क्या है कि जो हवा आएगा एफडी फैन से एयर प्रीहीटर के थ्रू आएगा, गर्म हवा आएगा एफडी हेडर पे, और एफडी हेडर से जो हवा जाएगा कंपार्टमेंट 1 नंबर के अंदर, वो ऐसा ना हो कि चारों कंपार्टमेंट में एक साथ चले जाए, वहां पे कंट्रोल चाहिए अब तक। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डंपर्स लगाएंगे, FD1 कंपार्टमेंट डंपर, FD2 कंपार्टमेंट डंपर, FD3 कंपार्टमेंट डंपर, FD4 कंपार्टमेंट डंपर। ये हमने एक एक डंपर लगा दिया यहाँ पे। डंपर क्या करेगा, डंपर इस हवा जो आएगा एफडी हेडर पे उस हॉट एयर को रोक के रखेगा, ठीक है। सो ये हॉट एयर को क्या कर रहा है, रोक के रख रहा है। जब हम चाहेंगे कि अभी मेरे को 1 नंबर कंपार्टमेंट में हवा चाहिए तो हम इस डंपर को खोल देंगे। द मोमेंट में ये डंपर खोलता हूं तो 1 नंबर कंपार्टमेंट पे एयर भर जाएगा,
मैं अगर बंद कर दूं 1 नंबर कंपार्टमेंट का डंपर, कट। मैं खोल दूं डंपर तो पूरा हवा जाएगा, ठीक है। 2 नंबर खोलो, 3 नंबर खोल दो, 4 नंबर खोल दो, तो पूरा का पूरा चारों कंपार्टमेंट में हवा। अब ये हवा आके जाएगा कहाँ पे? तो ये रहा मेरा कंपार्टमेंट नीचे फर्नेस के, और ऊपर है मेरा फर्नेस। दिस इज योर फर्नेस, ठीक है। और ये रहा आपका यार कंपार्टमेंट, विंड बॉक्स बोलो या फिर यार बॉक्स बोलो। तो यहाँ पे जो हमने अभी अभी देखा था कि कंपार्टमेंट 1 में हवा आता है, कंपार्टमेंट 2 में हवा आता है, 3 में हवा आता है, 4 में हवा आता है। कब आता है? जब यहाँ पे हम लोग डंपर को खोलते हैं। डंपर ओपन करेंगे तब जाके आएगा, डंपर क्लोज रहेगा तो नहीं आएगा। ओके, यही एयर आपके फर्नेस के अंदर जाएगा, और जाने के लिए आपको कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोजल्स लगाएंगे। क्या नोजल लगाएंगे? एयर नोजल लगाएंगे। इसी एयर नोजल के थ्रू, ये जो एयर है वो इसके थ्रू, एयर नोजल के थ्रू ये एयर फर्नेस के अंदर जाएगा। अभी देखो, जब आप कंपार्टमेंट 1 नंबर का डंपर खोलोगे तो सिर्फ 1 नंबर कंपार्टमेंट में ही हवा आएगा, बाकी तीनों कंपार्टमेंट बंद है, ठीक है। ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, और ओनली एयर इज फिल्ड अप इन कंपार्टमेंट 1। तो 1 नंबर कंपार्टमेंट से हवा आ रहा है। समझ में आ रहा है? अभी हम क्या करने वाले हैं कि ये जो एयर नोजल्स है ना, इसके ऊपर हम पूरा क्या करेंगे, सैंड या फिर बेड मटेरियल भर देंगे, बालू भरेंगे, रेत, और पूरा कंपार्टमेंट, पूरा का पूरा फर्नेस को भर के रखेंगे एक पर्टिकुलर हाइट तक। वो सब बताऊंगा कितना हाइट पे रखना है। अभी क्या है, द मोमेंट हवा यहाँ पे आएगा तो ये हवा क्या करेगा, इस तरीके से निकलने की कोशिश करेगा। यार विल ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस बेड। इसके साथ, इस हवा के साथ क्या होगा, ये जो सैंड या बेड मटेरियल है वो उड़ेगा एक पर्टिकुलर फ्लो पे, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, ये पर्टिकुलर हाइट तक आएगा और फिर नीचे गिरेगा, फिर उठेगा, फिर नीचे गिरेगा। देन इट विल स्टार्ट, इस तरीके से वो खेलना शुरू करेगा। इट विल स्टार्ट प्लेइंग विद द एयर। अब क्या है, आप फ्लो को बढ़ाओ तो इसका हाइट बढ़ता रहेगा और बालू फिर से उड़ेगा और नीचे आएगा। दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड योर फ्लूइडाइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, हवा के साथ बालू उड़ रहा है, बैठ रहा है, उड़ रहा है, बैठ रहा है। अगर आप इसी बेड को गर्म कर देते तो ये बन जाता फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन, ठीक है। अभी क्या है, फ्लूइडाइजेशन चल रहा है, और सिर्फ 1 नंबर कंपार्टमेंट पे ही फ्लूइडाइजेशन होगा। जब आप 2 नंबर कंपार्टमेंट खोलोगे तो इसमें भी फ्लूइडाइजेशन शुरू हो जाएगा। फिर जब 3 नंबर खोलोगे तो इसमें भी फ्लूइडाइजेशन शुरू हो जाएगा। 4 नंबर खोलोगे तो पूरे फर्नेस पे फ्लूइडाइजेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगर हम फ्लूइडाइजेशन करते हैं और बेड को गर्म करते हैं, उसके बाद क्या चाहिए, इसके अंदर चाहिए अपने को फ्यूल आए, मतलब कोयला आए। कोयला आएगा कहाँ से, कोयला का पाथ बनाना पड़ेगा, तो हम लगाएंगे कोल नोजल। वो मोटा मोटा पाइप होगा जिसके अंदर से कोयला फर्नेस के अंदर आएगा, और ये कोयला जो आएगा बाहर से वो आके फर्नेस के अंदर इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से स्प्रेड हो जाएगा कोयला, ठीक है। अब क्या है, फ्लूइडाइजेशन हो रहा है और आपने कोयला भी छोड़ दिया। टेम्परेचर है बेड में तो कोयला जलना शुरू करेगा, जलेगा तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा। और क्या चाहिए इसके अंदर, अभी पानी का लाइन चाहिए, जो पानी को हम गर्म करें। तो फर्नेस के अंदर रहेगा अपना बेड कॉइल्स। दिस बेड कॉइल्स विल होल्ड द वाटर दैट विल बी स्टार्ट बॉइलिंग। नाउ जब ये पानी गर्म होगा ना, पानी गर्म होके कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा अपने ड्रम पे, स्टीम ड्रम पे चला जाएगा। और स्टीम ड्रम से पानी, जो स्टीम है वो निकल के आएगा आपके सुपर हीटर। तो दिस इज माय सुपर हीटर, और इसको पहला जो सुपर हीटर है इसको हम बोलेंगे कन्वेक्शनल सुपर हीटर। फिर आएगा आपका फाइनल सुपर हीटर, इसको हम बोलेंगे रेडिएंट सुपर हीटर। तो सुपर हीटर का 2 पार्ट है, एक को बोलेंगे कन्वेक्शनल सुपर हीटर, दूसरा होगा आपका रेडिएंट सुपर हीटर, ठीक। नाउ यू सी, जो ड्राम का बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो ड्राम में क्या होता है
कि ड्राम में आपका पानी भी रहता है और स्टीम भी रहता है, ठीक है। 40% पानी रहेगा और 60% स्टीम चेस्ट रहेगा, ठीक है। ड्राम में बहुत सारे माउंटिंग्स लगाएंगे, जैसे सेफ्टी वाल्व हो गए, प्रेशर गोज हो गया, प्रेशर ट्रांसमीटर हो गया, और आपका यार वेंट वाल्व हो गया, लेवल गेज हो गए, ये सारे एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। और ड्राम से वो पानी क्या होगा, डाउन कमर के थ्रू नीचे आएगा पानी फर्नेस के अंदर, कहाँ पे, अपने बेड कॉइल्स पे आएगा। बेड कॉइल से स्टीम बन के वो फिर से स्टीम ड्राम पे जाएगा, स्टीम ड्राम से वो स्टीम निकल के आएगा आपके सुपर हीटर पे, और सुपर हीटर से वो फाइनल सुपर हीटर से मेन स्टीम जो है वो जाएगा आपके टरबाइन, ठीक है। ये होता है टोटल प्रोसेस। क्या है कि ड्राम में पानी आता है इकोनोमाइजर से, वो पानी डाउन कमर से नीचे आएगा और फिर यहाँ पे गर्म होगा तो स्टीम बनेगा, वो स्टीम जाएगा ड्राम पे, ड्राम से वो सेचुरेटेड स्टीम नीचे आएगा आपके कन्वेक्शनल सुपर हीटर पे, वहां से रेडिएंट सुपर हीटर पे, और फिर जाएगा आपके मेन स्टीम पे। नाउ यू सी हाउ द फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन हैपेंस, कि आपका जो एयर नोजल से, उस एयर नोजल से क्या होगा, आपका हवा आएगा, और हवा के साथ आपका जो बालू है, बेड मटेरियल है, अभी मैं बालू बोल रहा हूँ, रेत बोल रहा हूँ, तो ये एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव वेस्ट होता है, बेड मटेरियल बोलते हैं हम उसको। वो बेड मटेरियल इसके साथ खेलना शुरू करेगा, और धीरे धीरे आप क्या करोगे, एक टेक्निक है जिससे आप क्या करोगे, इसको लाइट अप टेक्निक बोलेंगे हम लोग, कि हम बेड मटेरियल को ना गर्म करेंगे। कितना टेम्परेचर तक गर्म करना है, ये टेम्परेचर होगा 600 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कोल इज मोर देन 600 डिग्री। 600 डिग्री के नीचे अगर टेम्परेचर रहेगा बेड का, तो आपका कोयला जो है वो जलेगा नहीं। तो आपको मिनिमम 600 डिग्री या फिर उससे ऊपर तक आपको बेड को गर्म करना है पहले, एंड आफ्टर दैट आप इस पे कोयला छोड़ोगे। द मोमेंट कोल विल कम, coal particles, they will start burning automatically. The bed, fluidized bed, start behaving like a igniter for the incoming coal, and this is called fluidization. क्यों? Because the static bed is started behaving like a fluid. वो एक fluid की तरह behave कर रहा है, ठीक है। अभी आगे चल के देखेंगे भाई कि इकोनोमाइजर में कैसे कनेक्शन बनाएंगे हम, यार प्रीस्टार्ट से कैसे कनेक्शन लेंगे, फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर के अंदर क्या होता है, पैकिंग स्ट्रीमलाइन क्या होता है, एंड कोल बंकर से कनेक्शन कैसे होता है, कोयला कैसे आता है नीचे, ठीक है। तो मैं एक झलक आपको दिखा देता हूँ पहले कि कोयला कैसे आता होगा बंकर से, और बंकर से जो पीए लाइन है, पीए लाइन से कैसे आपका जो कोयला है वो कोयला फर्नेस के अंदर जाएगा, है ना। ये हर एक चीज में ना टेक्निकल बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं कि कोयला जो जाएगा पीएफएन से, वो सारी बातें हम देखेंगे। और पीएफएन हवा कहाँ से लेगा, एफडी फैन से लेगा, और एफडी हेडर डंपर से कितने हवा का लाइन कनेक्टेड होता है, कंपार्टमेंट के अंदर कैसे पीए लाइन घुसता है, और कंपार्टमेंट से कैसे कोल नोजल्स उसके अंदर जाते हैं, वो सारी बातें हम लोगों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मिक्सिंग नोजल क्या होता है, कोयला कैसे मिक्सिंग नोजल के थ्रू या पीएफएन से कैसे फर्नेस के अंदर जाता है, वो सारी बातें आपको बताने वाला है, ठीक है। सो ये था एक ओवरव्यू, पहला शुरुआती दौर है। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे होता है, बिकॉज सी आप जब फील्ड में जाओगे, फील्ड में जो बॉयलर रहेगा उसको आप खोल के नहीं देख सकते हो, यहीं पे समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली पार्ट्स, कौन सा पार्ट क्या काम करता है, कितना प्रेशर रहता है, क्यों रहता है, वो सारा चीज, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर। यस सर। तो जो अभी तक जो समझने वाली बातें है, जो हमने की है समझने वाली बातें, वो है कि भाई बॉयलर क्या होता है। बॉयलर एक स्टीम जनरेटर है जिसका मिनिमम कैपेसिटी 22.75 लीटर होना चाहिए एज पर आईबीआर एक्ट 1950। दूसरा चीज हमने ये देखा कि बॉयलर को किसी भी टाइप का हो, उसके जो कंपोनेंट्स लगते हैं उसको हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, उसको बोलेंगे हम माउंटिंग्स, एक्सेसरीज एंड ऑक्सिलरीज।
माउंटिंग्स वो सारे चीजों को बोलेंगे जो सेफ्टी एंड कंट्रोल पर्पस के लिए लगता है। एक्सेसरीज उनको बोलेंगे जो एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। ऑक्सिलरीज वो सारे इक्विपमेंट है जो बॉयलर को चलने में मदद करती है। उसके बाद हमने देखा कि ये जो बॉयलर है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, और किसी भी टाइप का बॉयलर हो तो टोटल सेक्शन 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलेंगे इकोनोमाइजर, दूसरा है इवेपोरेटर, तीसरा है हमारा सुपर हीटर। जो स्टीम जनरेटिंग टेक्निक है उसको 3 पार्ट में, 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर रहे हैं। इकोनोमाइजर में क्या होता है, पानी पहले गर्म होता है, उसके बाद क्या होता है, इवेपोरेटर में जाता है, वहां पे बॉयल होता है, स्टीम बनता है। लेकिन वो स्टीम को हम टरबाइन पे यूज नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो सेचुरेटेड स्टीम है। हमको चाहिए सुपर हीटेड स्टीम, तो हम सुपर हीटर पे डालते हैं और फिर सुपर हीटेड स्टीम मिलता है हमको। और क्या देखे हमने, पानी देखा, डीएम वाटर चाहिए वो लास्ट क्लास में करा दिए। कोयला चाहिए, कोयले का क्वालिटी क्या होता है, कैसे उसको एनालिसिस करना है वो बता दिए, है ना। और आज हमने देखा कि एफबीसी बॉयलर का जो एक ओवरव्यू है कि क्या रहता है कि भाई एफबीसी बॉयलर पे एक फर्नेस रहता है और फर्नेस के नीचे लगा होता है एयर बॉक्स। एयर बॉक्स में एफडी हेडर से हवा आता है और वही एयर बॉक्स के थ्रू आपके अलग अलग कंपार्टमेंट में जाते हैं। तो क्या वो फर्नेस के अंदर पे कंपार्टमेंट जो है वो अलग अलग स्प्लिटेड है? नहीं, कंपार्टमेंट कहाँ पे स्प्लिटेड है? एयर बॉक्स के अंदर ही स्प्लिटेड है। जब हम डंपर को खोलेंगे तो एक पर्टिकुलर एयर बॉक्स विंड बॉक्स पे हवा जाएगा, तो फर्नेस का उसी पार्ट पे क्या होगा, फ्लूइडाइजेशन। नाउ व्हाट इज फ्लूइडाइजेशन? फ्लूइडाइजेशन इज नथिंग बट behaving of a static bed as like fluid। कि एक स्टैटिक बेड जब फ्लूइड की तरह बिहेव करता है उसी को हम फ्लूइडाइजेशन बोलते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हम क्यों सैंड यूज कर रहे हैं या फिर बेड मटेरियल क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि वी नो दैट सैंड और बेड मटेरियल जो है वो हीट को रिटेन करके रखता है। हीट जब रिटेन करके रख पाएगा तो पकड़ लो किसी टाइम के लिए अगर फॉर ए शॉर्टर पीरियड आपका फ्यूल नहीं आ रहा है बॉयलर के अंदर, तब भी वो बेड क्या होगा, गर्म रहेगा, है ना। तो इसी के चलते टू रिटेन द हीट हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सैंड और बेड मटेरियल यूज कर रहे हैं और उसी को गर्म करके हम काम चला रहे हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक पहले ये देता हूं, क्या कहते हैं इसको, ब्लॉक डायग्राम। पूरे पावर प्लांट का बॉयलर का एक ब्लॉक डायग्राम देख लो। स्क्रीन शेयर क्या कह रहे हैं? स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना? नो सर। दे रहा हूं। नाउ इट्स ओके। यस सर। सो ये तो समझ गए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमने पहले देखा था। नाउ यू सी, हमने पहले देखा था कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है और डीएम स्टोरेज टैंक में आके पानी जमा होता है ना, डिमिनरलाइज्ड वाटर जमा होता है। अब डीएम टैंक के बाद क्या होता है, देखो, डीएम टैंक से एक ट्रांसफर पंप लगाएंगे, डीएम ट्रांसफर पंप, और डीएम ट्रांसफर पंप की मदद से हम पानी को भेजेंगे कहां पे? सबसे पहले जाएगा डिएरेटर पे। सबसे पहले पानी कहां पे जाएगा? डिएरेटर पे जाएगा। डिएरेटर के बाद डिएरेटर के नीचे लगाएंगे फीड पंप, बॉयलर फीड पंप। और बॉयलर फीड पंप जो है वो हाई प्रेशर पंप होगा जो आपके इकोनोमाइजर में पानी को सप्लाई करेगा। इकोनोमाइजर से पानी निकलेगा तो जाएगा आपके ड्रम में, और स्टीम ड्रम से वही पानी कहां पे जाएगा भाई? डाउन कमर में जाएगा। डाउन कमर से कहा जाएगा? डाउन कमर से जाएगा रिंग हेडर। रिंग हेडर से कहा जाएगा? रिंग हेडर से जाएगा आपके रिंग ट्यूब्स में। रिंग ट्यूब से कहा जाएगा? वाटर वॉल में जाएगा, और वाटर वॉल से वो स्टीम बन के वाटर वॉल के थ्रू वो सीधा फिर से स्टीम ड्रम पे चला जाएगा। तो ड्रम से पानी आ रहा है और वो गर्म होके स्टीम बन के फिर से उसी ड्रम पे जा रहा है। अलग से स्टीम ड्रम नहीं है, एक ही ड्रम है जिसमें पानी भी है और स्टीम भी है, ठीक है। अब देखो वो जो स्टीम बन के गया, दैट इज योर सैचुरेटेड स्टीम, and that particular saturated steam is coming to your super heater। पहले कौन सा सुपर हीटर? कन्वेक्शनल सुपर हीटर। देन ए टेम्परेचर, जहां पे आप
वो सुपर हीटेड स्टीम जो है, अगर उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्टीम को कंट्रोल करते हो, स्टीम के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हो। और फिर क्या है, रेडिएंट सुपर हीटर। रेडिएंट सुपर हीटर से वो स्टीम निकलेगा और देन दैट इज माय मेन स्टीम, फाइनल स्टीम, और वो फाइनल स्टीम जाएगा आपके टरबाइन पे। नाउ टरबाइन पे वर्क डन होगा, वर्क डन के बाद वो स्टीम जो है वो कंडेंसर में आएगा, और कंडेंसर में कूल होके वो क्या बनेगा, कंडेंसेट बनेगा। मतलब स्टीम से कंडेंसेट बना, मतलब वाटर फॉर्म में आया, और वो जमा होगा वो कंडेंसेट हॉट वेल में। हॉट वेल से वो सारा कंडेंसेट कौन खींचेगा, आपका एक पंप लगाएंगे जिसको हम बोलेंगे सीपी, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। और कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप जो है वो इजेक्टर के थ्रू, आपका जीएसवीसी के थ्रू, वो फिर से वो सारा पानी कहां पे भेजेगा, एक पार्ट जाएगा आपके हॉट वेल में और दूसरा पार्ट जाएगा आपके डिएरेटर। नाउ इट स्टार्ट सर्कुलेट। क्या हो रहा है, डिएरेटर से पानी आया इकोनोमाइजर पे, इकोनोमाइजर से ड्रम पे, स्टीम ड्रम से वो फर्नेस के अंदर आया, एंड स्टीम सैचुरेटेड स्टीम बनके फिर से ड्रम पे चला गया। ड्रम से निकला सुपर हीटर पे आया, सुपर हीटेड स्टीम जो है टरबाइन पे आया, टरबाइन पे वो वर्क डन करने के बाद जो एकदम लो प्रेशर स्टीम है, देन दैट स्टीम इज गेटिंग कंडेंस्ड, और उसी कंडेंसेट को हम सीईपी के थ्रू इजेक्टर में दे रहे हैं, जीएसवीसी में दे रहे हैं, और फिर से डिएरेटर पे भेज रहे हैं। अब डिएरेटर से फिर से चालू हो गए, तो यही पानी जो है वो सर्कुलेट करता रहेगा पूरे दिन भर, और आपका वर्क डन होगा। अभी आप टरबाइन के साथ क्या लगाते हैं, टरबाइन के साथ जनरेटर लगाओगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, कंप्रेसर लगाओगे तो कंप्रेस्ड होगा, है ना। नाउ यू सी, उसमें और भी एडिशनल लाइंस है। वो एडिशनल लाइंस क्या क्या है कि एक लाइन रहेगा आपका डायरेक्ट हॉटवेल मेकअप वाटर, कि हॉटवेल में डायरेक्ट लाइन कनेक्शन कर दिए। कभी कभार हॉटवेल का अगर लेवल कम हो गया, या फिर इनिशियल स्टार्टिंग पे हमको हॉटवेल लेवल मेंटेन करना है, तो हम डायरेक्ट डीएम वाटर जो है उसको ले सकते हैं हॉटवेल। और क्या कर सकते हैं कि भाई एक आपको लगाना पड़ेगा एलपी डोजिंग पंप, लो प्रेशर डोजिंग, और एक होगा हाई प्रेशर डोजिंग, एचपी डोजिंग पंप। जो आप हाई प्रेशर डोजिंग कहां पे करोगे, बॉयलर के ड्रम पे करेंगे। लो प्रेशर डोजिंग कहां पे करेंगे, हम डिएरेटर पे करेंगे। और आपका चाहिए एक इनिशियल फिलिंग पंप। ये इनिशियल फिलिंग पंप क्यों चाहिए, इनिशियल फिलिंग पंप चाहिए ताकि बॉयलर जब आप स्टार्टअप कर रहे हो तो बीएफपी ना चला के आप छोटा सा एक पंप चला के ड्रम के अंदर पानी लो, अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, आपके इकोनोमाइजर के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। वो सारी चीजों को समझेंगे हम। अभी बताओ पूरा का पूरा क्लियर हुआ, ये पूरा जो क्या कहते हैं इसको, ब्लॉक डायग्राम, एक पावर प्लांट का पूरा ब्लॉक डायग्राम आपके सामने है। और यही होता है, किसी भी थर्मल प्लांट पे चले जाओ जहाँ पे आपका बॉयलर यूज हो रहा है, स्टीम टरबाइन है, ये प्रोसेस यही है। प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है, शुरू होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, एक बार फिर से देखो, पूरा का पूरा देखो, कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ। पानी कहाँ से आया, रिवर से आया, नदी से पानी आया इनटेक वेल में, इनटेक वेल से क्लैरिफायर टैंक में जाते वक्त हमने क्या किया, वहां पे केमिकल डोज कर दिया। कौन सा केमिकल, इसको बोलेंगे प्री ट्रीटमेंट केमिकल। क्या है वो, इससे हमारा विजिबल इंप्योरिटीज रिमूव होता है। विजिबल इंप्योरिटीज क्या है, जिसमें माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ, टर्बिडिटी एंड सेडिमेंट्स रिमूव होता है। अगर वो विजिबल इंप्योरिटीज रहता तो क्या होता, विजिबल इंप्योरिटीज रहता तो चोकिंग, क्लोगिंग, ये सारी दिक्कतें आती है हमारे बॉयलर के अंदर ट्यूब्स में। अच्छा जी, तो क्लैरिफायर टैंक क्यों यूज कर रहे हो, ताकि पानी को रिटेंशन टाइम मिल जाए सेडिमेंटेशन के लिए। तो वो सारे पार्टिकल्स जो टर्बिडिटी थे, वो सारे पार्टिकल्स नीचे जमा हो जाएंगे क्लैरिफायर टैंक में, क्योंकि वो पानी धीरे 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 घूम के ऊपर उठ रहा है, तो पार्टिकल्स को टाइम मिल रहा है नीचे सेटल डाउन होने के लिए। और हमने डोज किया है एलार्म। एलार्म क्या काम करेगा, एलार्म कोआगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन प्रोसेस में मदद करेगा। कैसे करेगा, वो पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में लाएगा, एक जेलेटिनियस फ्लोकुलेशन प्रोसेस होगा, और वो पानी बाय ग्रेविटी, वो इंप्योरिटी बाय ग्रेविटी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, और उसको हम निकाल के रिवर में फिर से फेंक देंगे। तो बचेगा क्या, एक क्लीन वाटर, क्लियर वाटर, जिसमें टीडीएस रहेगा,
लेकिन कम रहेगा। और उसको हम कहाँ भेजेंगे, हम अलग अलग चैम्बर्स बनाएंगे स्टोरेज टैंक का, रिजर्वर का, और उसको फिर मेकअप पंप से हम डालेंगे मल्टीग्रेड फिल्टर में। मल्टीग्रेड फिल्टर क्या होता है जी, मल्टीग्रेड फिल्टर में बहुत सारे ग्रेवल्स होते हैं, पीपल्स होते हैं, या फिर चारकोल होते हैं, और स्टेज वाइज, लेयर वाइज इसको एक फिल्टर बनाते हैं बड़ा सा, जिसके अंदर से जब पानी जाता है वो सारा का सारा फिल्टर क्या करता है, इसका जो इम्प्योरिटीज है उसको रोक देता है, विजिबल इम्प्योरिटीज को पूरा रिमूव कर देता है, और एक पानी निकलता है, साफ पानी, जो क्लीन वाटर है, which can be used for drinking purpose। इस पानी को हम डायरेक्टली अपने सिटी बेसिन मतलब कूलिंग टावर में यूज करेंगे। इसी पानी को हम प्रोसेस में भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉयलर पे वो पानी यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। अब मिनरल्स को रिमूव करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो एक ब्रेक टैंक पे NaCl डोज करो, ताकि एडिशनल जो फंगस वगैरह प्रोड्यूस हो सकता है वो सारा रिमूव हो जाए, क्लोरिनेशन हो जाए बेटर। और फिर इसको डालो आयरन रिमूवेबल टैंक में। आयरन रिमूवेबल टैंक आपका आयरन को रिमूव करेगा। फिर एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर लगाएंगे, जहां पे बैड ऑर्डर क्लोरिनेशन जो किए थे हमने, क्लोरीन ऐड किया था, वो सारे बैड ऑर्डर रिमूव हो जाएंगे क्लोरीन के। फिर हम लगाएंगे SSE स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन एक्सचेंजर, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, सारे मिनरल्स को रोक लेंगे। और फिर डीगैसर यूनिट पे सारे गैसेस को रिमूव कर देंगे। फिर क्या लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस एनायन एक्सचेंजर, जिसमें अपना पीएच को हम थोड़ा सा बूस्ट करेंगे। एंड फाइनली हम एक मिक्स्ड बेड यूनिट लगाएंगे, जहां पे SSC एंड SPA दोनों का रेजिस्ट रहेगा, और पीएच मोटा मोटी न्यूट्रल के करीब में आ जाएगा, बट न्यूट्रल से कम ही रहता है इस मिक्स्ड बेड के बाद। तो फाइनल जो पानी चाहिए अपने को DM स्टोरेज टैंक में, वो पानी का पीएच कितना चाहिए था, उस पानी का पीएच हमको चाहिए था 8.8 से 9.2 के बीच में। अगर इस पीएच लेवल पे पानी चाहिए तो हमको क्या करना है, अपने को यहाँ पे मॉर्फोलिन डोज करना पड़ेगा। मॉर्फोलिन क्या है, एक वोलेटाइल एमाइन है, जो डोज करने से पीएच बढ़ेगा। अब अपने को मिल गया कि फीड वाटर मिल गया, इसको हम बोलेंगे फीड वाटर। फीड वाटर इज रेडी, प्योर DM वाटर है, प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर रेडी है अपने DM टैंक में। और इसी टैंक से क्या करेंगे, हम DM ट्रांसफर पंप की मदद से इस पानी को लेंगे डिएरेटर पे। नाउ डिएरेटर पे पानी आएगा, और उसके बाद कहाँ जाएगा, वो फीड पंप डिएरेटर से खींचेगा, और फीड पंप से वो जाएगा इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर से कहाँ जाएगा भाई, इकोनोमाइजर से जाएगा स्टीम ड्राम पे, स्टीम ड्राम से डाउन कमर, डाउन कमर से रिंग हेडर, रिंग हेडर से रिंग ट्यूब, एंड रिंग ट्यूब से वाटर वेल। ये पूरा का पूरा जो यूनिट है, डाउन कमर से लेके रिंग वाटर वेल तक, ये क्या कहाँ पे है, वो फर्नेस के अंदर है। और वाटर वेल से जो बाहर आया, फर्नेस से बाहर आ जाएगा, और राइजर ट्यूब के थ्रू वो जाएगा आपके स्टीम ड्राम पे। स्टीम ड्राम से सैचुरेटेड स्टीम निकलेगा, और वो सप्लाई ट्यूब के थ्रू आपका जाएगा कन्वेक्शनल सुपर हीटर में। कन्वेक्शनल सुपर हीटर से आपका एयर टेम्परेचर में, एयर टेम्परेचर से जाएगा रेडिएंट सुपर हीटर में, एंड रेडिएंट सुपर हीटर के बाद जो फाइनल स्टीम है, मेन स्टीम है, जिसको हम टरबाइन पे फेच कर सकते हैं। अब टरबाइन पे आने के बाद क्या होगा, टरबाइन के आने के बाद टरबाइन पे वर्क डन करेगा, तो स्टीम का जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, वो घट जाएगा, और जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर का स्टीम है, उसको हम कंडेंसर में कंडेंसेट बनाएंगे और हॉट वेल में ले लेंगे। हॉट वेल से उसी कंडेंसेट को क्या करेंगे, हम CEP के थ्रू इजेक्टर में भेजेंगे, इजेक्टर से GSBC में भेजेंगे, GSBC से हॉट वेल पे एक लाइन चला जाएगा, जिसको हम बोलेंगे मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन, कि वो मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन है। और जो मेन लाइन है वो जाएगा डिएरेटर पे, डिएरेटर लेवल कंट्रोल वाल्व के थ्रू। यहाँ पे 2 कंट्रोल वाल्व लगाएंगे टू कंट्रोल द लेवल, एक जाएगा डिएरेटर की तरफ, एक जाएगा हॉट वेल की तरफ, और ये दोनों जो है ये रेसिप्रोकल रहेंगे, मतलब दोनों को मिला के यहाँ पे 100% फ्लो होना चाहिए। मतलब अगर ये वाला बल्ब 75% ओपन होगा, तो ये वाला बल्ब 25% ओपन होना चाहिए। अगर ये 50% ओपन है, तो ये भी 50% ओपन होगा। समझ में आया बात? ना यहाँ पे बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं, इसके अंदर ही सारे के सारी टेक्निकलिटी है।
कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों, जैसे मैंने बताया कौन सा बल्ब कितना खुलेगा कितना बंद होगा, क्यों करना है, कैसे करना है। अब इसके बाद और क्या बताया था मैंने कि यहाँ पे एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं कि हॉट वेल मेकअप लाइन, जो डीएम ट्रांसफर पंप से डायरेक्ट लाइन है, डायरेक्ट लाइन आएगा, इसको बोलेंगे हॉट वेल मेकअप लाइन। और क्या लाइन बताया था, एक बोला था एलपी डोजिंग और एक बोला था एचपी डोजिंग। ये डोजिंग क्या होता है, डोजिंग मीन्स योर इंटरनल ट्रीटमेंट। पानी को दो टाइप से ट्रीट किया जाता है, एक को बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, एक होता है इंटरनल ट्रीटमेंट। व्हाट इज दिस इंटरनल ट्रीटमेंट, इंटरनल ट्रीटमेंट मतलब एलपी डोजिंग एंड एचपी डोजिंग। आप एलपी डोजिंग में क्या डोज करते हैं, एलपी डोजिंग में हम डोज करते हैं, एक होगा एलपी डोजिंग एक होगा एचपी डोजिंग। एलपी डोजिंग में हम डोज करते हैं हाइड्राजिन N2H4 और एचपी डोजिंग में हम डोज करते हैं ट्राइसोडियम फॉस्फेट, ट्राइसोडियम फॉस्फेट। ठीक है, तो ड्रम में, बॉयलर ड्रम में डोज होता है ट्राइसोडियम फॉस्फेट, डिएरेटर में डोज होता है N2H4 हाइड्राजिन। हाइड्रोजन क्यों डोज करते हैं, ताकि हम ऑक्सीजन को रिमूव कर सके या फिर ऑक्सीजन को स्केवेंज कर सके, फॉर ऑक्सीजन स्केवेंजिंग। और ट्राइसोडियम फॉस्फेट क्यों डोज करते हैं, ताकि बॉयलर का इंटरनल पार्ट्स जो है वो सही ढंग से रहे, यहाँ पे फॉस्फेट डोज किया जाता है। ये सारी बातें टेक्निकली क्या रिएक्शन होते हैं वो सारे समझने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक इनिशियल फिलिंग पंप लगाते हैं जिससे इकोनोमाइजर पे पानी जाता है पहले। ठीक, समझ में आया भाई लोग? यस सर। चलो, एक दिन में ज्यादा नहीं देंगे, एक दिन में ज्यादा देंगे तो फिर दिक्कत है, डाइजेस्ट नहीं होगा। बॉयलर का एक स्कीम बना लेना, जो मैंने बताया आपको, कैसे कैसे पानी फ्लो हो रहा है, कैसे कैसे स्टीम फ्लो हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर बॉयलर पे काम करते हो, नहीं भी करते हो, अगर आप एकेडमिक लाइन पे हो, बहुत सारे यहाँ पे तो मोस्टली कॉलेज से है ना, तो आप लोग जब बॉयलर पढ़ोगे तो देखना कि कितना फायदा मिलता है इस चीज से, कि आपको समझ में आएगा अच्छा जी क्या बोल रहे हैं। क्योंकि आपका जो थर्मल इंजीनियरिंग का किताब है ना, उसमें उतना डिटेल्स में नहीं लिखा होता है कि हर एक चीज जैसे मैं दिखा रहा हूँ, और आपको समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या होता है कि नहीं? सर तो आज के लिए यहाँ पे खत्म करें आज का क्लास। समझ में आया होगा तो बताओ, अगर किसी का कोई सवाल है तो बताओ, नहीं क्लास खत्म नहीं हुआ अभी तक, बाद में बोलो। किसी का कुछ सवाल है तो बताओ, कोई कुछ बोलना है तो बोलो। सर ये नेचुरल सर्कुलेशन या फोर्स सर्कुलेशन? एआईबीसी बॉयलर, यस सर। यहाँ पे देखो एक चीज, चलो ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने बोला ना, जब आप सवाल करते हो तब जाके जवाब देने में मजा आता है। इसमें नहीं दिखाएंगे, दिखा रहा हूँ सर्कुलेशन कैसे बोलते हैं, कौन सा नेचुरल है कौन सा फोर्स्ड है। यहाँ पे जो ड्राम से नीचे जो पानी आ रहा है, अभी जो हमने देखा, क्या देखा कि स्टीम ड्राम में पानी आता है इकोनोमाइजर से, और स्टीम ड्राम से डाउन कमर होते हुए ये जो ब्लू लाइन नीचे जा रहा है, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओह आई एम सॉरी, ठीक है, यस सर। ओके। सो यहाँ पे देखो, ड्रम से जो ब्लू लाइन कनेक्टेड है नीचे वाला, इसको बोलेंगे हम लोग डाउन कमर। ठीक है, सो डाउन कमर से पानी नीचे आ रहा है ना। आपने 40% ड्रम में पानी ले लिया, वो पानी क्या होगा, नीचे आएगा। अब वो पानी जब नीचे आएगा, इस पूरे लाइन पे तो पानी भर जाएगा, इससे पानी आया, दिस इज योर रिंग हेडर और दीज आर योर रिंग ट्यूब्स या फिर बेड कॉइल्स बोलेंगे या फिर रिंग ट्यूब्स बोलेंगे। तो ये पूरा का पूरा लाइन पे पानी बढ़ जाएगा। फिर आप जब यहाँ पे गर्म कर रहे हो तो ये वाटर जो है दैट विल बिकम स्टीम, और ये स्टीम बन के ये जो रेड वाला पाइप ऊपर जा रहा है, दिस इज योर वॉल ट्यूब, जो फर्नेस के वॉल के अंदर है। इसके ऊपर हम रिफ्लेक्टर मारेंगे, ये अंदर रहेगा। एंड दिस इज योर राइजर ट्यूब, दिस इज योर राइजर ट्यूब,
जो एक हेडर पे आएगा और राइजर ट्यूब बन के फिर से वो स्टीम ड्रम के अंदर जाएगा। नाउ यू टेल मी कि पानी जो यहाँ पे है वो नीचे कैसे जाएगा? पानी नीचे क्यों जा रहा है? सर ग्रेविटी की वजह से। ड्यू टू ग्रेविटी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पानी नीचे गया इट इज ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि बॉयलर का ड्रम ऊपर है और पानी ऊपर रखोगे तो नीचे आएगा ही आएगा। ये स्टीम ऊपर क्यों आ रहा है? स्टीम ऊपर क्यों आ रहा है? प्रेशर डिफरेंस। कहाँ प्रेशर डिफरेंस है? आपने कोई ऐसा कुछ यूज किया है यहाँ पे क्या? ये तो से पकड़ लो, आपका जो ड्रम है दैट ड्रम इज एट 65 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पे है या फिर 65 बार पे है। सर इसका तो डेंसिटी कम है इसलिए सर स्टीम का। हाँ, तो यहाँ पे देखो प्रेशर जो है इस पॉइंट से लेके पूरा का पूरा लाइन यहाँ तक फिर से यही पे आ रहा है। यहाँ पे कहाँ प्रेशर डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं है। आपने बीच में कोई पंप यूज किया है? कोई पंप यूज नहीं किया, नो है सर। ना? सो ड्रम से लेके ड्रम पे जो पानी आ रहा है, पानी बन के पानी नीचे जा रहा है और स्टीम बन के ऊपर आ रहा है। दिस इज नेचुरल सर्कुलेशन, है ना? ओके सर। यहाँ पे कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं है। इट इज ड्यू टू ग्रेविटी पानी नीचे जा रहा है एंड ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस स्टीम ऊपर आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड योर नेचुरल सर्कुलेशन। कहाँ से? कि ड्रम से लेके ड्रम तक। लेकिन जब हम ड्रम से बाहर की बात करते हैं तो हम डिएरेटर से पानी जो है वो फोर्सफुली डाल रहे हैं ड्रम के अंदर, बिकॉज जो डिएरेटर है आपका, डिएरेटर का जो प्रेशर होता है, डिएरेटर का प्रेशर है 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे रखे हो डिएरेटर को, और बॉयलर के ड्रम के अंदर है आपका 65 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर। डिएरेटर से वो पानी खींचेगा फीड पंप, बॉयलर फीड पंप, एंड बॉयलर फीड पंप उसी पानी को कहाँ पे देगा? इकोनोमाइजर में देगा, और इकोनोमाइजर से आके ड्रम के अंदर जाना है ना? तो अगर ये पानी जो है डिएरेटर का पानी, वो तभी बॉयलर के ड्रम के अंदर जाएगा जब इसका प्रेशर, इस लाइन पे प्रेशर जो है वो 65 kg से ज्यादा होगा। अगर प्रेशर 65 kg से कम होगा तब तो ड्रम के अंदर जाएगा नहीं, ये उल्टा ड्रम का पानी इधर आ जाएगा, है ना? यस सर। तो अपने को हम क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे फीड पंप? ताकि हम प्रेशर को बढ़ा सके। ये डिएरेटर तो नेचुरल नॉर्मल 1.5 kg पे, तो 1.5 kg से इसका जो प्रेशर होगा वो 100 kg के ऊपर जाएगा। तो 100 kg के प्रेशर पे रखोगे फीड पंप के आउटलेट पे प्रेशर, और ये ड्रम के अंदर जाएगा, है ना? तो मिनिमम जो प्रेशर होना चाहिए फीड पंप के आउटलेट पे वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए जितना मेरा मैक्सिमम सेट पॉइंट होगा सेफ्टी वाल्व का। सेफ्टी वाल्व का सेट पॉइंट देखो यहाँ पे दिया हुआ है 76 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 74 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ड्रम का जो प्रेशर है वो मैक्सिमम जाएगा 76 kg पे, उसके बाद तो ये सेफ्टी वाल्व पॉप कर जाएगा, है ना? तो प्रेशर 76 के ऊपर नहीं जा रहा है, हम पकड़ सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो मेरा फीड पंप का आउटलेट पे अगर 80 kg होगा तो मेरा काम चल जाएगा। 100 kg पे लेके जाने की जरूरत नहीं है। 80 kg पे आप पानी छोड़ दो, वो बॉयलर ड्रम के अंदर जाएगा। ओके सर, है ना? सो ये सारी बातें धीरे धीरे समझ में आएगी, एक दिन पे नहीं आएगा। तो इतना तो एक पिक्चर तो क्लियर हुआ ना कि भाई बॉयलर क्या है और कैसे चलता है, फ्यूलाइजेशन क्या होता है, आपका पानी कैसे आ रहा है, डाउन कमर क्या है ना? यस सर। ओके, बाकी आपका जो थर्मल इंजीनियरिंग का बुक है उसको पढ़ो तो और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एफडी फैन, आईडी फैन, पीए फैन सबके बारे में लिखा हुआ है, वाटर ट्रीटमेंट के बारे में लिखा हुआ है ना? सो थियोरेटिकल चीजें आप लोग किताब से देखो तो और ज्यादा बेटर समझ में आएगा, इस कोर्स का और ज्यादा मजा आएगा, है कि नहीं? यस सर। एनीबॉडी एल्स, एनी क्वेश्चन? हेलो सर। और किसी को कुछ सवाल पूछना है? हेलो सर। हाँ बोलो आमिर। सर मैं मतलब जहाँ भी बॉयलर यूज होता है वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है? हाँ रहेगा ही, सवाल ही नहीं है।
शिप में जो होते हैं बॉयलर्स, वहाँ भी वाटर प्लांट होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शिप में। शिप्स? हाँ हाँ हाँ, बॉयलर है तो फिर वाटर ट्रीटमेंट चाहिए ना, करना ही पड़ेगा, ओके सर। नहीं तो कैसे चलेगा? क्योंकि आपका पानी जो होगा, पानी में इम्प्यूरिटी रहेगा, इम्प्यूरिटी रहेगा तो फिर वो बॉयलर जैसे आप गर्म करोगे तो बॉयलर पे इफेक्ट आएगा, तो रहना ही पड़ेगा। और कोई, एनीबडी एल्स, एनी क्वेश्चन? मनीष मीना, दीपक कुमार, समृद्धि सौर्या, किसी का कोई सवाल है क्या? सब लोग एनआईटी अगरतला से हैं? यस सर। सर मैं गीजरानंद से हूँ। अंशुमन तो तुम तो पास आउट है, यस सर। बाकी सब स्टूडेंट है ना? और कोई पास आउट है क्या? नहीं, बाकी सब स्टूडेंट है। ऑल आर फिफ्थ सेमेस्टर ना? यस सर। तो आप लोग बॉयलर पढ़े हो अभी? नो सर, अभी शुरू नहीं हुआ। अभी इस सेमेस्टर में मिलेगा शायद से, है ना? फिफ्थ सेमेस्टर में सर मिलेगा, बट अभी स्टार्ट नहीं करा है सर कॉलेज। हाँ, मतलब सिलेबस में है ना इस बार? यस सर यस। थर्मल इंजीनियरिंग में मिलना चाहिए इस बार। तो थर्मल इंजीनियरिंग समझ में आता है? एंथैल्पी क्या है बताओ तो? एंथैल्पी क्या होता है? इंटरनल। व्हाट इज एंथैल्पी? सर U प्लस PV को एंथैल्पी बोलते हैं। इंटरनल एनर्जी होता है। इंटरनल एनर्जी, ओके। U इंटरनल, वो हाँ, टर्म बार बार आ रहा था तो उसको एंथैल्पी नाम दे दिया गया। मैंने बुक में सिंगल में पढ़ा था तो यही लिखा था, U प्लस PV बार बार आ रहा था, उसको एंथैल्पी बोल दिया गया। एंट्रोपी क्या होता है? रेंडमनेस होता है सर। डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, है ना? रैंकाइन साइकिल पढ़े हो? यस। स्टीम टरबाइन किस पे काम करता है? स्टीम साइकिल किस पे काम करता है? स्टीम का जो भी प्रोसेस होता है वो कौन से साइकिल पे काम करता है? मॉडिफाइड रैंक। व्हाट इज थर्मोडायनामिक साइकिल? थर्मोडायनामिक साइकिल क्या होता है बताओ तो? अच्छा चलो, और एक आसान सवाल करता हूँ। जो प्रोसेस होता है, हमने पढ़ा है ना आइसोथर्मल प्रोसेस, पढ़ा है सबने? यस सर। अंशुमान नहीं बताएगा, ठीक है? Okay, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, इस टाइप का पढ़े हो? यस सर। क्या होता है आइसोथर्मल मतलब? सर कांस्टेंट रह, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोबैरिक? प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट। और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। और क्या था? आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में क्या होता है? हीट जीरो। हीट जीरो। कुछ कांस्टेंट रहता है एडियाबेटिक में? नहीं, है ना? नथिंग इज कांस्टेंट, पी वी टी सब चेंज होता है। और क्या कहते हैं इसको? आइसेंट्रोपिक। एंट्रोपी कांस्टेंट। एंट्रोपी कांस्टेंट। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है बताओ? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और एडियाबेटिक में कुछ रिलेशन है? आइसेंट्रोपिक मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। नाउ माय क्वेश्चन इज आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है? बॉयलर के अंदर यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं, जब पानी यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे आप हीट दे रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पूरा हीट, आग जला। रौनक इसको बंद करो, रौनक इसको बंद करो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पूरा हम आग जला रहे हैं, फायर है, पूरा हीट है ना? फर्नेस के अंदर क्या है? सबसे ज्यादा हीट है, जहाँ पे लाइव फायर है।
ठीक है। अब बताओ यहाँ पे जो पानी आया और ये पानी स्टीम बन के गया, यहाँ पे स्टीम बना, ये यहाँ में से कौन सा वाला फॉलो करेगा, कौन सा साइकिल में आएगा? आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक? कुछ फॉलो करेगा? वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा सर। और सर ऊपर जाकर के वो प्रेशर भी तो कांस्टेंट रखना है, तो प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए शायद। अच्छा, आइसोथर्मल में आप हीट ऐड करते हो या नहीं करते हो? करते हैं सर। हीट को आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। यस सर। सो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बट फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, हीट देना पड़ेगा या फिर क्या आइसोथर्मल प्रोसेस पे हम टेम्परेचर को ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? मेरे को टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए। हीट ऐड होगा या हीट कांस्टेंट रहेगा? हीट ऐड होगा। ऐड होगा, क्योंकि अगर आपको टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए तो आपको हीट ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा, यहाँ पे देखो अपने को टेम्परेचर कांस्टेंट मिलेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हीट ऐड कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, हीट जो ऐड करते हैं, हीट जो फ्लो होता है, कितने टाइप से हो सकता है हीट का फ्लो? 3 टाइप से सर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। सो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, है ना, रेडिएशन, गुड। सो ये जो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन है, ये 3 टाइप से हम हीट को ऐड कर सकते हैं। हीट ट्रांसफर होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर। यहाँ पे जो हीट ऐड हो रहा है वो किस मीडियम से हीट ऐड हो रहा होगा, कौन से टाइप का? कन्वेक्शन से। इस सुपर हीटर को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शनल सुपर हीटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हो? रेडिएंट सुपर हीटर बोलते हैं। तो फ्लू गैस का जो पाथ है वो मोस्ट ऑफ द हीट ट्रांसफर टू दिस सुपर हीटर इज ड्यू टू कन्वेक्शन। एंड यहाँ पे आग जल रहा है, उसके रेडिएशन से इसमें, क्योंकि आईडी वेन खींच रहा है ना आपका, आईडी वेन जब खींच रहा है तो फिर फ्लू गैस का जो पाथ हो रहा है वो इस टाइप से जा रहा है ना। तो इस कोने पे फ्लू गैस नहीं टच कर रहा है, इसीलिए इसको रेडिएंट सुपर हीटर बोलते हैं, इसको कन्वेक्शनल सुपर हीटर बोलते हैं। और जो हीट हम ऐड करते हैं वो कितने टाइप का हीट होता है बताओ? हीट कितने टाइप का होता है? हीट जो है वो कितने टाइप का होता है? लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट। तो 2 टाइप का हीट मिलता है, एक लेटेंट हीट और दूसरा होता है आपका सेंसिबल हीट, है ना। सेंसिबल हीट कौन सा हीट है और लेटेंट हीट कौन सा है? लेटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है और सेंसिबल हीट में टेम्परेचर चेंज होता है। सेंसिबल हीट में टेम्परेचर चेंज होता है। तो यहाँ पे जो फर्नेस के अंदर हम जहाँ पे हीट ऐड कर रहे हैं वो कौन सा हीट होगा? सेंसिबल होगा कि लेटेंट हीट होगा? लेटेंट हीट सर। चेंज होगा तो लेटेंट हीट ही होगा। लेटेंट हीट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका वाटर जो आ रहा है वो क्या बन रहा है? स्टीम बन के जा रहा है। इसका मतलब आप जब हीट ऐड कर रहे हो वो सिंपल लेटेंट हीट ऐड कर रहे हो, यहाँ पे सेंसिबल हीट नहीं है। सुपर हीटर में जो हीट आया है वो कौन सा हीट है? सेंसिबल है कि लेटेंट हीट है? सेंसिबल सेंसिबल हीट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सुपर हीटर क्या कर रहा है? टेम्परेचर को बढ़ा रहा है ना। दोनों सुपर हीटर, कन्वेक्शन और रेडिएंट सुपर हीटर, वो क्या कर रहा है? टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। इकोनोमाइजर में जो हीट ऐड हो रहा है वो कौन सा हीट है? सेंसिबल है कि लेटेंट हीट है? सेंसिबल है सर। सेंसिबल हीट है। तो देखो, इकोनोमाइजर में सेंसिबल हीट, सुपर हीटर में सेंसिबल हीट, लेकिन जहां पे इवेपोरेशन हो रहा है, मेन बॉयलर पार्ट है जहां पे आग जल रहा है, लाइव
फायर है वहां पे आपका लेटेंट हीट है, क्योंकि वहां पे सिर्फ फेज चेंज हो रहा है। ठीक है, यस सर। चलो बढ़िया डिस्कशन हुआ, अच्छा लगा। थैंक यू नेक्स्ट सर। क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय।